Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dakshant Sharma and आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12 सोशियोलॉजी बुक 2। चैप्टर का नाम है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बुक 2 का एंड इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर डायरेक्टली थ्रू नोट्स ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको जो चैप्टर है बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 4 चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। अब जब मैंने आपको यहाँ पर बोला रूरल सोसाइटी, सो जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं रूरल, सो आपके माइंड में क्या पिक्चर आती है? अगर हम रूरल की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो रूरल सोसाइटी यहाँ पर हम रेफर करेंगे विलेज सोसाइटी को। फाइन। अब जब यहाँ पर हम विलेज को रेफर कर रहे हैं सो दैट मीन्स जितने भी हमारे कंट्री साइड एरियाज है ऑफ द इंडिया। अब जब चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी है तो मतलब कि जो भी चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुई स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो कैसे सोसाइटी में उसने टेक प्लेस किया, क्या क्या पॉलिसीज आई, क्या क्या रिफॉर्म्स आए, कैसे लोगों ने एडजस्ट करना सीखा, कैसे लोगों ने उन पॉलिसीज को एक्सेप्ट किया। So everything in regard with which society, rural society, we are going to study in this chapter. Getting my point? अब जब हमें पता चल गया कि ये चैप्टर रूरल सोसाइटी विलेज से कंसर्न्ड है तो आपको मैं ये चीज बता दूं कि मैक्सिमम थिंग्स विल बी रिलेटेड विद योर एग्रीकल्चर। रूरल सोसाइटी को हम क्लासिफाई करते हैं विद एग्रीकल्चर, ठीक है। जहां एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज होगा बहुत ज्यादा, वहां पर एक वो रूरल सोसाइटी कहलाएगी, राइट। सो हम यहां पर एग्रीकल्चर को एक मेन फोकल पॉइंट लेके यहां पर चलेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो आपको चीज दी गई है वो है इंडियन सोसाइटी है जो हमारी, राइट। उसमें जो रूरल सोसाइटी है उसमें मैंने आपको एक फ्लो चार्ट से यहां पर समझाने की कोशिश की है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो रूरल पॉपुलेशन है इट इज 67% अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, ठीक है। एंड मेनली दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। मैंने आपको ये चीज बताई अभी कि जो रूरल सोसाइटी होगी, ठीक है, वहां उनकी जो डोमिनेंट ऑक्यूपेशन, जो मेन ऑक्यूपेशन रहेगी वो क्या होगा? एग्रीकल्चर। सो अगर आप 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो 67% पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में रहती है एंड उनमें से जो कि मेन वहां पर ऑक्यूपेशन होती है, जो उसके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं, वो कौन सी है? एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, ठीक है। तो वो क्रॉप्स को उगाते हैं एंड उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशंस जो भी होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑक्यूपेशन, वही वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। फाइन, ओके। नाउ सबसे पहले जो यहां पर टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर एंड कल्चर। अब जब मैंने आपको यहां पर दो वर्ड्स बोले एग्रीकल्चर एंड कल्चर, तो ये आपस में लिंक्ड कैसे है? सो बेसिकली आपको इसका आई थिंक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आई थिंक किसी पेपर में व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू लास्ट 10 इयर्स, सो मैंने उस टाइम एक पेपर में देखा था कि एग्रीकल्चर एंड कल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था एंड आई थिंक इन 1 मार्क्स ऑल्सो इट केम। सो देखो, एग्रीकल्चर एंड कल्चर आपस में लिंक्ड है, बिल्कुल अच्छे से लिंक्ड है। एग्रीकल्चर एंड कल्चर गो हैंड इन हैंड। Different regions of India experience varied nature and practice of agriculture reflected in their culture. कैसे? Culture and social structure are closely bound with agriculture. वो है festivals, occasions. Festivals related to agriculture कौन कौन से होंगे? पोंगल अगर आप देखें तो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, बिहू आसाम में, बैसाखी पंजाब में एंड उगादी इन कर्नाटका। फाइन। सो बेसिकली जो ये फेस्टिवल्स है ये आपके एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। कैसे है एग्रीकल्चर से लिंक्ड? तो जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है उसके बाद जो उसकी पहली फसल की क्रॉप निकलती है उससे डिफरेंट डिशेस प्रिपेयर की जाती है। एक
खुशी का मौका होता है, हमारी फसल अच्छी गई, ठीक है, प्रॉपरली हार्वेस्ट हो गई, तो एक वो खुशी के मौके पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर आप मान लो इन रीजन्स में से हो तो आप एक अच्छे डिटेल मैनर में इस फेस्टिवल के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो पोंगल, बिहू, बैसाखी, उगादि, हमने ये कुछ फेस्टिवल्स डिस्कस किए जो कि डिफरेंट स्टेट्स में मनाए जाते हैं, विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। फाइन। नाउ एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली मोड ऑफ लाइवलीहुड, नॉट जस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है। ऐसी ऐसी लाइंस आप कोट कर सकते हो। ऐसी लाइंस अगर आप कोट करोगे, इनको अच्छे से लिखोगे, देन यू विल गेट मोर मार्क्स। आपके जो मार्क्स होते हैं उसमें ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी राइज हो जाती है। सो इसका लाइन का मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर इज नॉट अ मोड ऑफ लाइवलीहुड बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप देखेंगे कि अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? विदाउट फूड वी कैन नॉट लिव। ठीक है, हम मानते हैं कि एग्रीकल्चर से हमारी जो ऑक्यूपेशन है, हमारा जो रोजी रोटी है वो चल रही है। क्रॉप्स को सेल करके जो मनी आएगी उससे वो अपनी फैमिली को फीड करेगा, राइट। उसके बाद फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी की तरह अगर आप लैंड को देखते तो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, इतना एकड़ लैंड है, ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ लैंड है, ठीक है, मान लिया। बट एग्रीकल्चर सिर्फ प्रॉपर्टी या फिर लाइवलीहुड तक ही सीमित नहीं है, राइट। इट इज नॉट लिंक्ड और इट इज नॉट रिलेटेड टिल हियर ओनली, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप देखें, एग्रीकल्चर से ही हमारी जो पूरी जिंदगी है वो चल रही है, राइट। वी कंज्यूम फूड बाय विच मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन थ्रू एग्रीकल्चर, सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। बहुत डीप लाइन है ये, ठीक है। उसके बाद अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की अगर हम बात करें, अदर देन एग्रीकल्चर, रूरल सोसाइटी इज नॉट ओनली अबाउट एग्रीकल्चर एज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, देयर आर अदर ऑक्यूपेशंस टू। ये तो हमने बात की कि एग्रीकल्चर तो एक डोमिनेंट हम बोल सकते हैं कि ऑक्यूपेशन है रूरल एरियाज में, फाइन। बट उसके अलावा भी कुछ ऑक्यूपेशंस है जो कि रूरल एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि अगर आप देखें, क्राफ्ट पर्सन्स होंगे, ठीक है, आर्टिशंस हो गए, गवर्नमेंट सर्विस होगी, ठीक है। अब अगर आप बात करें क्राफ्ट पर्सन में आते हैं आपके स्टोरी टेलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, प्रीस्ट्स, ऑयल प्रेजर्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। वैसे तो अब अगर आप स्टोरी टेलर्स देखें या फिर दीज ऑयल प्रेजर्स देखें, ठीक है, ये कम हो चुके हैं, राइट। बट स्टिल इन सम प्लेसेस यू विल फाइंड। सो ये ऑक्यूपेशंस आती है क्राफ्ट पर्सन्स के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें आर्टिशंस, तो यहाँ पर पॉटर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स, आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ठीक है। एंड अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो यहाँ पर आएगी आपकी पोस्टल, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड फैक्ट्री वर्कर। तो ये सारी ऑक्यूपेशंस भी है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि आप रूरल एरियाज में यू विल फाइंड देम अदर देन एग्रीकल्चर। ओके, नाउ हाउएवर दीज ऑक्यूपेशंस आर गेटिंग लेस ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, ये भी बात है कि जैसी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तो उससे क्या हो रहा है कि अब ये जो स्टोरी टेलर्स होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, तो ये मतलब कारपेंटर्स, ठीक है, पॉटर्स, तो इनकी ऑक्यूपेशन अब हम बोल सकते हैं कि कम हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जो मैनुअल वर्क है, जो हम बोल सकते हैं जो काम हाथ से किया जाता है जिसमें टाइम लगता है, अब वो इतना प्रेवलेंट नहीं रहा है। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आ चुकी तो हैवी मशीनरी में जितना भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे वो इजीली हो जाते हैं, मोर प्रोडक्ट्स इन लेस टाइम, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर लेबर की तरह काम करेंगे इंडस्ट्री में, और ये जितना भी मैनुअल वर्क है वो बहुत कम लोग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कोई नहीं करता, कुछ लोग करते हैं बट वेरी फ्यू, राइट। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो मैनुअल वर्क है वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड ये आज की बात नहीं है, जब आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कॉलोनियल पीरियड से ही स्टार्ट हो गई थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी, जब फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी, तो तभी से ही हम बोल सकते हैं कि जो आपके ओल्ड टाउन्स थे, मैंने आपको अगर आपने स्ट्रक्चरल चेंज वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आपने ये पढ़ा होगा कि ओल्ड टाउन्स लाइक मैसूलीपट्टनम एंड जो सूरत, ठीक है, ये टाउन्स क्या हो चुके थे, ये डिक्लाइन होने लग गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो मैनुअल वर्क था, जो
आर्टिशंस थे, ठीक है, कारपेंटर्स थे, हैंडीक्राफ्ट वर्क था, वो कम हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, राइट। सो ये तब से ही चला आ रहा है। अब तो बिल्कुल, अब तो डे बाय डे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन डिजिटलाइज्ड मोड। अब तो अगर हमने कुछ ऑर्डर भी करना है तो यू विल बी गेटिंग थ्रू योर वन फोन। आप अपने फोन से जस्ट एक वन गो में ऑर्डर दें एंड यू विल बी गेटिंग दैट थिंग। सो अब तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब तो हर चीज इतनी फास्ट हो चुकी है कि यू विल गेट एट योर प्लेस वेयर यू आर लिविंग। सो टेक्नोलॉजी इज राइजिंग डे बाय डे, बट द पीपल हु आर रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज, उनके ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पड़ेगा जरूर। पीपल हु आर इन अर्बन एरियाज वो इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, बट रूरल एरियाज में इसका एक इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है, राइट। सो ये हो गया आपका अबाउट ऑक्यूपेशंस। नाउ कमिंग ऑन एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर। अब यहाँ एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर से मतलब है, एग्रीगेरियन आपका एग्रीकल्चर से ही लिंक्ड है। The term agrarian structure is often used to refer the distribution or structure of land holding। ठीक है, लैंड होल्डिंग मतलब कि कितनी लैंड किसको डिस्ट्रीब्यूट की गई है, किसके पास कितनी लैंड है। सो इट इज रिलेटेड टू दैट। नाउ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, इन इंडियन सोसाइटी एग्रीगेरियन लैंड इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग rural household. Some have access and some don't even have any land। ठीक है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी में जो एग्रीगेरियन लैंड है वो बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब रूरल सोसाइटी में तो कईयों के पास ज़्यादा है, कईयों के पास बहुत कम है, कईयों के पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो अगर आप देखें, इनफैक्ट 40 to 50% ऑफ फैमिलीज डू नॉट हैव एनी लैंड। और अगर आप यहाँ पर जिन्होंने एग्रीगेट दिया है 40 to 50% लोगों के पास तो कुछ लैंड है ही नहीं। दिस मीन्स दैट they are dependent on agriculture, labor, or other kinds of occupations for livelihood. The majority live below poverty line. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40 to 50% लोगों के पास लैंड है ही नहीं तो वो क्या करेंगे, वो फिर एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करेंगे, मतलब कि वो औरों की लैंड पर लेबर, ठीक है, मजदूरी करेंगे और जो उनको मिलेगा थोड़ा बहुत उससे अपनी फैमिलीज को फीड करेंगे। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो मेजॉरिटी लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक स्टूडेंट हो अगर आप तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, बट स्टिल आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। सो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है कि अगर कोई ऐसी फैमिली है जो कि बहुत ही कम अर्न कर रही है, आई थिंक इट इज लाइक 1640 रुपीज पर मंथ, ठीक है, अगर उससे भी कम उनकी अर्निंग है पर मंथ तो वो आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन कंसीडर की जाती है। फाइन, नाउ इसके बारे में आप और चीज़ें भी लिख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है। आई हैव जस्ट गिवन अ वेरी ब्रीफ आंसर, बट इसका और भी चीज़ें होती है, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, आज की डेट में अगर आप देखेंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो एक क्राइटेरिया है या फिर जो एक एडवांटेज दी जाती है कुछ फैमिलीज को, वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि कुछ रूरल एरियाज में, राइट, वहां पर क्या चीज़ है कि अगर आप देखेंगे कि लोगों ने वो जो कार्ड होता है या फिर उनके घरों के बाहर एक मेंशन किया जाता है कि ये बीपीएल परिवार है, वो रॉन्ग डेटा शो करते हैं या फिर थ्रू वेरी इरेगुलर प्रैक्टिसेस से वो उस क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं। रादर दे आर अर्निंग मोर बट स्टिल दे आर अंडर दिस बीपीएल कैटेगरी एंड दे वांट टू शो कि हाँ हम लोग बीपीएल है और वो पूरी एडवांटेज लेंगे, उनको वो पूरी फैसिलिटीज दी जाएगी। सो आई थिंक दिस इज नॉट गुड। एडवांटेज सिर्फ उनको दी जाए जो एक्चुअल में जेन्युइनली पुअर है, जिनकी बिल्कुल ही कम आमदनी है, बिल्कुल कम वो अर्न कर रहे हैं, जो अपनी फैमिलीज को बिल्कुल भी फीड नहीं कर सकते हैं। जो अपनी फैमिलीज को अच्छे से फीड कर सकते हैं, उनको अच्छे से उनकी ख्वाहिशों को, उनकी फैसिलिटीज उनको दे सकते हैं, तो उनके लिए तो बीपीएल की कोई जरूरत है ही नहीं, बट स्टिल दे आर टेकिंग द एडवांटेज। सो यहाँ पर एक प्रॉपर चेक का होना बहुत जरूरी है। सो ये बात होगी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है विमेन स्टेटस। इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया विमेन आर यूजुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग पेट्रीलिनियल सिस्टम।
अब क्या होता है बेसिकली, देखो जो हमारी सोसाइटी है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल होता है जिस सोसाइटी में मेल मतलब एक फैमिली में जहाँ पर एक जो एल्डेस्ट मेल होगा वही एक डिसीजन मेकर होगा, उसके ही डिसीजन को माना जाएगा। ही हैज़ अ मेन होल्ड। सो देयरफॉर अगर आप देखें जो इंडिया है वहाँ पर जो विमेन है उनको एक्सक्लूड किया जाता है ओनरशिप में से। जो लैंड की ओनरशिप है वहाँ पर जो मैन है उनको ही ओनरशिप दी जाती है। वाई? बिकॉज ये पैट्रीलिनियल सिस्टम है, ठीक है। मतलब जो आपकी लीनियज है वो किसको आगे से आगे पास आउट होती है, सन, ठीक है। यहाँ पर गर्ल चाइल्ड को नहीं दी जाती है। सो ड्यू टू दिस व्हाट इज द विमेन स्टेटस बहुत डाउन है। By law, women are supposed to have equal share in property, but in reality, they have limited rights and some access to land. But अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो सन को भी और डॉटर को भी, ठीक है, दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए लैंड की। बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। सिर्फ सन को ही आप देखते हैं कि पूरा एक एक्सेस दिया जाता है लैंड का, और गर्ल चाइल्ड को बिल्कुल कम दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता। इनको बिल्कुल उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फाइन, ओके। नाउ यहां पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स में आ सकता है आपको एक डेफिनेशन के तौर पे। क्वेश्चन है डिफाइन अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो इसका आंसर होगा मोस्ट एग्रीकल्चर लेबरर्स आर डेली वेज वर्कर्स। दे डू नॉट हैव वर्क फॉर मेनी डेज ऑफ द ईयर। दिस इज कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। फाइन, तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि बहुत सारे एग्रीकल्चर लेबर है जो कि डेली वेज वर्कर है। डेली वेज होते हैं कि दिन की जो दिहाड़ी बोलते हो आप सो कॉल्ड लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, कि वो जितनी भी उनको जितना वो आज काम करेंगे उनको रात को उतना मिलेगा, राइट, एंड वो उसको स्पेंड कर देंगे। उनको मंथली सैलरी नहीं मिलती है, राइट। दे डू नॉट वर्क फॉर मेनी डेज फॉर ईयर्स। उनका हम बोल सकते हैं दे कम अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फाइन, सो अगर ऐसे लोग जिनका कोई प्रॉपर इनकम सोर्स नहीं है, जो दिन में कमा रहे हैं रात को खा रहे हैं, फाइन, या फिर जिनका पूरा साल कोई परमानेंट जॉब नहीं है, तो वो होंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स की। अब यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग का जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। सो आई थिंक यू शुड कीप दीज पॉइंटर्स इन माइंड, ठीक है, जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले आती है वो होती है लार्ज लैंड ओनर्स। अब जो लार्ज लैंड ओनर्स है बेसिकली दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड लाइफ इज लग्जूरियस, अर्लियर नोन एज जमींदार्स। पहले अब इनको जमींदार बोलते थे, ठीक है। एंड अगर आप इनकी बात करो तो इनके पास ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड होती है। दे लिव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, बहुत ही अच्छी ग्लोरियस लाइफ होती है इनकी। फाइन, second is medium landowners. They have small land holdings sufficient to subsistence and to make profit. अब बेसिकली जो आपके मीडियम लैंड ओनर्स हैं वो बेसिकली क्या है कि उनके पास बहुत ज़्यादा भी लैंड होल्डिंग नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। मतलब दे हैव अ वेरी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैंड होल्डिंग जो कि वो अपने मतलब अपने आप को वेल सफिशिएंट रख सकते हैं, ठीक है, अपना पूरा वो खर्चा निकाल सकते हैं और उससे प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत गेन कर लेंगे, राइट। वो बहुत गरीब भी नहीं है, गरीब भी नहीं है और बहुत अमीर भी नहीं है, लाइक वी कैन से मीडियम, ठीक है। नाउ उसके बाद है आपके marginal landowners. Now basically they along with a small family grow just enough to fulfill their consumption. They do not have surplus to sell in the market. अब बेसिकली मार्जिनल थोड़े हम बोल सकते हैं कि मीडियम लैंड ओनर से नीचे आते हैं। बेसिकली इनकी स्मॉल फैमिली होती है, ठीक है, और ये बहुत कम ग्रो करेंगे जस्ट अपनी कंजप्शन के लिए, और ये कुछ सरप्लस नहीं निकालते हैं, ठीक है, ना ये मार्केट में सेल कर सकते हैं, बस ये अपने लायक गुजारा कर सकते हैं। जो मीडियम वाले थे उनमें क्या है कि वो अपने लिए तो ग्रो करेंगे करेंगे बट थोड़ा बहुत वो मार्केट में सेल करने के लिए भी ग्रो कर सकते हैं ताकि थोड़ा सरप्लस आ जाए। फाइन, उसके बाद है लैंडलेस लैंड ओनर्स। अब जो आपके लैंडलेस लैंड ओनर्स है बेसिकली दे हैव नो लैंड ऑफ देयर ओन एंड वर्क फॉर अदर्स, ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर लेबरर्स, ठीक है। बेसिकली अब क्या है जो लैंडलेस लैंड ओनर्स है इनके पास कोई अपनी लैंड नहीं है। मार्जिनल एंड मीडियम वालों के पास अपनी लैंड है बट इनके पास कोई भी अपनी लैंड नहीं है
एंड वर्क फॉर अदर्स, ये औरों के लिए काम करते हैं, और इनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर लेबरर्स, मतलब कि ये औरों के लैंड के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, एंड उससे ही अपना प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है। इनके पास अपनी लैंड नहीं होती है, सो दे हैव टू वर्क ऑन अदर्स लैंड। उसके बाद है आपके टेनेंट्स। टेनेंट्स बेसिकली दे टेक लैंड ऑन रेंट एंड गिव द लैंड ओनर्स शेयर। बेसिकली देखो टेनेंट्स कौन होते हैं कि जो वो दूसरों की लैंड रेंट पे लेंगे, राइट। मान लो मैं एक टेनेंट हूँ, ठीक है, और मेरे पास कोई भी लैंड नहीं है। सो कोई एक बहुत बड़ा जमींदार है या फिर जिसके पास अच्छी खासी लैंड है, आई से दैट पर्सन कि आप मुझे अपनी लैंड इस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, लाइक 6 महीनों के लिए, ठीक है, जो भी क्रॉप मैंने उगानी है, ठीक है, उसके लिए जितना भी टाइम लगेगा उतने टाइम के लिए आप मुझे रेंट पे दो, एंड मैं उसके ऊपर क्रॉप ग्रो करूंगा। मान लो मेरी अच्छी फसल मतलब ग्रो होती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल गिव जितना भी शेयर पहले डिसाइड किया गया है वो मैं शेयर उनको दूंगा और बाकी अपने पास रख लूंगा। फाइन। सो ये होते हैं टेनेंट्स। लैंडलेस लैंड ओनर्स कौन होंगे? जो दूसरों की लैंड पे काम करेंगे, वो रेंट पे नहीं लेंगे लैंड, वो सिर्फ वहां पर काम करेंगे, वो लेबर की तरह, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उनका कोई शेयर नहीं होगा उसमें, ना वो क्रॉप लेंगे, सिर्फ वो काम करने जा रहे हैं, वो लेबर है वहां पर। टेनेंट लैंड लेगा रेंट पे, क्रॉप उगाएगा, सब कुछ करेगा, और बाद में जो क्रॉप का शेयर वो बाद में असली मालिक को देगा, और अपने पास आधा जितना भी उनका हुआ है फिक्सिंग, वो ऐसे बाद में डिसाइड करेंगे और रख लेंगे। तो ये डिफरेंस है लैंडलेस लैंड ओनर्स में और टेनेंट्स में। बिकॉज मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं लैंडलेस लैंड ओनर्स में और टेनेंट्स में, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन। ऑल राइट। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पिरामिड ड्रॉ किया है जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा, राइट, कि कैसे ये जो हमने लैंड होल्डिंग्स को डिस्कस किया वो किस तरीके से है। एंड आई थिंक ये आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी जब आप अपना आंसर प्रेजेंट करोगे तो वहां भी आप अगर क्वेश्चन आता है तो इसको ड्रॉ कर सकते हो वेरी स्मॉल फटाफट, ताकि इससे एक अच्छी प्रेजेंटेशन एंड आपका आंसर बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड लगे। लार्ज लैंड ओनर्स, देखो यहाँ पर मैंने बताया कि हैव लार्ज लैंड मेक प्रॉफिट, राइट। सो ये हो गया आपके लार्ज लैंड ओनर्स। उसके बाद मीडियम में आएंगे हैव सफिशिएंट लैंड मेक प्रॉफिट। इनके पास बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगी पर बहुत कम भी नहीं है, सफिशिएंट लैंड है इनके पास, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मार्जिनल कौन से होंगे? जो कि सिर्फ अपने अपने लायक करेंगे, उनके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो गेन नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लायक होती है उनके पास लैंड, ठीक है। उसके बाद लैंडलेस, जो कि दूसरों के लिए काम करते हैं बट अपने पास उनके पास कोई लैंड नहीं है, वो दूसरों की लैंड पे जाके काम करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड टेनेंट्स हैव लैंड ऑन रेंट, जो कि लैंड लेते हैं रेंट पे, तो वो हो गए आपके टेनेंट्स, ठीक है। तो ये आपका जो पिरामिड है ये इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि आप इसको ड्रॉ करेंगे जब भी आप इस आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, राइट। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास एंड कास्ट रिलेशनशिप। अब यहाँ पर जो आपका क्लास एंड कास्ट रिलेशनशिप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिकॉल करें चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर बुक 1, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, सो आपको बहुत सारी चीज़ें उस चैप्टर से आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। पहली लाइन में बोला है इन रूरल एरियाज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास, ठीक है। यहाँ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। अभी यहाँ पर जो वर्ड है कॉम्प्लेक्स क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मतलब एक रिलेशनशिप बना है बिटवीन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द सोशल स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि क्लास, और सोशल से मतलब है क्लास, ठीक है। सो इट इज़ नॉट वेरी वेरी श्योर कि अगर हम बात करें कि अगर एक इंसान है जो कि बहुत रिच है, राइट, और वो हायर कास्ट से बिलोंग करेगा, बोलने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान हायर कास्ट का है तो इट डजेंट मीन कि वो रिच होगा, उसकी क्लास भी हायर होगी। सिमिलरली अगर एक इंसान लोअर कास्ट से है और ज़रूरी नहीं कि वो पुअर होगा, ही कैन बी रिच। सो ये बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड से मेरा मतलब है कि एक इंसान अगर रिच है तो वो हायर कास्ट से होगा, अगर एक इंसान लोअर कास्ट से है वो पुअर होगा। नो, इट इज नॉट लाइक दिस, राइट। We might expect that high caste is of higher class and have more land and higher income and vice versa। हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि मैंने आपको जैसे बताया कि हायर कास्ट वाला हायर क्लास का भी होगा, ठीक है, एंड उसके पास ज़्यादा लैंड होगी, बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में, राइट।
However, in many areas this is not always true. ठीक है, आप अगर कुछ एरियाज में जाओगे, कुछ रूरल एरियाज में जाओगे, ये बिल्कुल सही नहीं होता है. For instance, in most of the areas, Brahmins are treated as higher class but are major land owners. ठीक है, हाँ कई जगह हम मान सकते हैं कि जो ब्राह्मण्स होते हैं, राइट, वो क्या होते हैं कि वो हायर कास्ट से भी होते हैं और हायर क्लास से भी होते हैं, मतलब उनके पास ज़्यादा लैंड होती है. बट सम जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ रिलायबल नहीं है, राइट. कुछ एरियाज में अगर सपोज एक कास्ट है जो कि ज़्यादा अमाउंट में हम बोल सकते हैं उनके पास इकोनॉमिक सोर्सेज है, ठीक है, बहुत अच्छी लैंड है, रिच है, उनका क्लास हायर है, बट वो लोअर कास्ट भी हो सकते हैं. सो इट इज वाइस वर्सा, इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. गेटिंग माई पॉइंट. यहां से एक आपके पास एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कास्ट. डोमिनेंट कास्ट क्या होता है? बेसिकली इन ईच रीजन देयर आर यूजुअली जस्ट वन और टू मेजर लैंड ओनिंग कास्ट्स. दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकली. सच ग्रुप्स आर कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट. बेसिकली डोमिनेंट कास्ट हम उसको बोलेंगे अगर एक रीजन है जहां पर कोई भी ऐसी एक कास्ट है जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैंड है, राइट, एंड उनका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि वो उनकी जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग है उस कास्ट के, उस एरिया में, उस रीजन में. तो उस कास्ट को हम बोलेंगे, उस ग्रुप को हम बोलेंगे डोमिनेंट कास्ट. ठीक है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स की डेफिनेशन में आ सकता है, तो इसको याद रखना, इस डेफिनेशन को याद कर लेना. अब क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स, हमेशा मैंने देखा है कि ये सोचते हैं कि डोमिनेंट कास्ट हम उसको बोलेंगे जो कि हायरार्कियल ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पे है. एग्जाम्पल ब्राह्मण्स. नो, ब्राह्मण्स यहाँ पर डोमिनेंट कास्ट नहीं है. डोमिनेंट कास्ट कोई भी हो सकती है, राइट, इट कैन बी एनी, जो भी कोई भी रीजन में न्यूमेरिकली स्ट्रांग होगी एंड उनका जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपहोल्ड है वो ज्यादा होगा. फाइन. उसके बाद दीज आर टर्म्ड एज डोमिनेंट कास्ट बाय एम.एन. श्रीनिवास. ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने इनको डोमिनेंट कास्ट बोला है. दीज आर मोस्ट पावरफुल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट पीपल लिविंग इन सिटीज और टाउन्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत ही डोमिनेंट, मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं. फाइन, इनका एक होल्ड होता है सोसाइटी में. उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे, ठीक है, डोमिनेंट कास्ट के अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं यहाँ पर. जाट्स आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में, राजपूत भी है उत्तर प्रदेश में, फिर जाट सिख है पंजाब के, उसका कम्माज ऑफ आंध्र प्रदेश, रेड्डीज ऑफ आंध्र प्रदेश, वोकलेगाज ऑफ कर्नाटका एंड लिंगायत्स ऑफ कर्नाटका. तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप अगर डेफिनेशन लिखते हो तो कम से कम 2-3 एग्जाम्पल दे दोगे कोई भी डोमिनेंट कास्ट के प्रॉपर जो भी एरिया में है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, फुल मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे. ठीक है, सो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं. फाइन, ओके. इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है मोस्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट वर इकोनॉमिकली साउंड. ठीक है, मोस्ट ऑफ मार्जिनल लेबरर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स बिलोंग टू लो कास्ट, जैसे SC ST और OBC. The rough correspondence between caste and class shows that upper and middle class has best access to land. अब इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एंड सेकेंडली जो मार्जिनल लेबरर्स है, ठीक है, जो कि लैंडलेस फार्मर्स है, वो बेसिकली बिलोंग करते हैं SC ST OBC से. फाइन, मतलब कि जिनके पास लैंड नहीं है. सो बेसिकली जो जमींदार नहीं है, राइट, जो बेचारे मार्जिनल लेबरर्स जिनके पास कोई लैंड नहीं है, लैंडलेस है, सो वो आप देखते हैं कि वो SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं. ठीक है. The rough correspondence between caste and class shows that upper and middle class have best access to land. बिल्कुल सी सही बात है. अगर आप देखेंगे जो आपका एक, हम यहाँ पर correspondence की बात कर रहे हैं, जो अपर और मिडिल क्लास सिर्फ उनके पास ही हमें लैंड देखने को मिलती है. ठीक है, और जो बेचारे लोअर मार्जिन पे है, मतलब कि बेचारे जो टेनेंट्स है या फिर जो लैंडलेस लेबरर्स है और जो टेनेंट्स है, उनके पास कोई भी लैंड नहीं है, उनके पास कोई भी एक्सेस नहीं है लैंड का. सिर्फ आप देखते हैं कि मार्जिनल या फिर मीडियम और अपर क्लास है जो उनके पास ही एक्सेस है लैंड का. उसके बाद है प्रोप्राइटरी कास्ट. इन मोस्ट रीजन्स ऑफ द कंट्री अ प्रोप्राइटरी कास्ट ग्रुप owns most of the resources and can command labor to work for them. This is called as proprietary caste. Like suppose एक रीजन में एक ऐसा कास्ट ग्रुप है जिसके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज है. मेनली ही विल बी द ओनर
ठीक है, एंड उसके पास मैक्सिमम पावर होगी, राइट, जैसे जमींदार हो गए, लैंड ओनर्स हो गए, सो देयरफॉर हम इनको प्रोप्राइटरी कास्ट में इंक्लूड करते हैं, राइट, दे आर द मैक्सिमम पावर होल्डर्स। उसके बाद बेगार, बेगार भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि अगेन 2 मार्क्स की डेफिनेशन में आ सकती है, ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। बेगार बेसिकली इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्री लेबर प्रेवलेंट इन नॉर्थ इंडिया। Members of low-ranked caste group had to provide labor for a fixed number of days to जमींदार और लैंडलॉर्ड पर ईयर। देखो बेगार हम ना नॉर्मली अपनी कॉन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं। बेगार का मतलब क्या होता है? फ्री लेबर, जो कि हम किसी के लिए फ्री में करते हैं काम, जिसका कोई हमें मोल नहीं मिलता है, जिसका कोई हमें सैलरी नहीं मिलती है, वेज नहीं मिलती है, वो होती है बेगार, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में ये प्रेवलेंट है, ठीक है। एंड मान लो अगर एग्जांपल दो, कोई भी ऐसा इंसान है, लाइक कोई लेबरर है जिसने काम किया किसी की लैंड के ऊपर, बट उसके बाद वो पे नहीं कर पाया, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ मनी उस जमींदार को, ठीक है, वो डेप्थ ट्रैप में आ गया है, या फिर उसकी फसल थी वो नहीं हो पाई, ठीक है, सक्सेसफुल, कोई भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, तो वो शेयर नहीं कर पाया अपना इतना क्रॉप प्रोडक्शन जो कि पहले से ही डिसाइडेड था, कुछ भी कारणवश वो डिमांड्स जो कि जमींदार ने रखी थी वो फुलफिल नहीं कर पाया। तो इन शॉर्ट अब उसको क्या करना पड़ेगा कि जमींदार के यहाँ पर उसके लैंड के ऊपर, ठीक है, फ्री में काम करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए काम करना पड़ता है लैंडलॉर्ड के पास, तो उसको ही हम बोलते हैं बेगार। उसके बाद आती है आपकी बॉन्डेड लेबर। बेसिकली अगर आपने सुना होगा बंधुआ मजदूर, ठीक है, जिनको हम बॉन्डेड लेबर बोलते हैं, जो कि यूपी और बिहार में बहुत ही फेमस वर्ड है बंधुआ मजदूर, वही बॉन्डेड लेबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको नाम बता दिए हैं, हलपत्ती सिस्टम गुजरात में हो गया, जीता सिस्टम कर्नाटका में, ठीक है। तो कि बेसिकली क्या है कि इनका ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, ठीक है। एंड ये वैसे तो ना अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बंधुआ मजदूर कौन है? जो कि फ्री में काम कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि ये लोग गुलाम बन जाएंगे अब, ठीक है, उसी लैंडलॉर्ड के यहाँ पर, एंड वो एक तरह से स्लेवरी के अंडर आएंगे, वो काम करेंगे, इनको कुछ भी पे नहीं किया जा रहा है, बस एक वो स्लेव है, गुलाम है, एंड वो काम कर रहे हैं, विच इज टोटली वेरी रॉन्ग, ठीक है। एंड देयरफॉर यहाँ पर आप देखते हैं कि बॉन्डेड लेबर है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट इज इलीगल, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अबॉलिश कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम्स, ठीक है। अब सिस्टम्स में हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे जमींदारी सिस्टम का, ठीक है, कि व्हाट इज जमींदारी सिस्टम। सो बेसिकली जो आपका जमींदारी सिस्टम है वो आपका कॉलोनियल टाइम से शुरू हो गया था, ठीक है। इन कॉलोनियल टाइम ब्रिटिशर्स एंगेज्ड जमींदार्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, जिसको हम टैक्स बोलते थे, फ्रॉम फार्मर्स। सो जमींदार होते थे, वो क्या करते थे कि वो फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे और किसको हैंड ओवर करते थे? ब्रिटिशर्स को। एंड ब्रिटिशर्स ने ड्यूटी लगवाई होती थी जमींदार्स की कि वो कलेक्ट करे फार्मर से टैक्स। जमींदार्स वर इंटरमीडिएटरी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फार्मर्स। दे यूजुअली बिलोंग टू क्षत्रियाज और हाई कास्ट एंड वर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल। तो बेसिकली अगर आप देखो ये ब्रिटिशर है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये है आपका फार्मर, ठीक है। अब फार्मर और ब्रिटिशर के बीच में यहाँ पर जमींदार है, ठीक है, दे आर इंटरमीडिएटरी, ठीक है। एंड जमींदार का काम क्या है कि ब्रिटिशर्स को टैक्स देना, किसके थ्रू? ठीक है, किससे कलेक्ट करना है? बाय फार्मर, ठीक है। फार्मर से ये लेंगे जमींदार, और जमींदार किसको पे करेंगे? ब्रिटिशर को, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएटरी है बीच में। एंड दीज जमींदार्स वर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली वेरी पावरफुल, ठीक है। उसके बाद अंडर ब्रिटिश रूल दे वर गिवन मोर प्रॉपर्टी राइट्स, इनको ज्यादा प्रॉपर्टी राइट्स थे, ठीक है। ये कीवर्ड्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। दीज कीवर्ड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दीज कीवर्ड्स, फाइन। उसके बाद जमींदार्स यूज टू एक्सप्लॉयट कल्टीवेटर्स, राइट, एंड दे एक्सट्रैक्ट एज मच मनी एंड प्रोड्यूस एज दे कुड। तो बेसिकली वो बहुत एक्सप्लॉयट करते थे बेचारे फार्मर्स को, उनसे बहुत मनी लेते थे। मान लो अगर ब्रिटिशर्स ने एक अमाउंट रखा है मनी का, तो वो उसे एक्स्ट्रा ही बोलेंगे, उनको ज्यादा तंग करते थे, बुली करते थे, एंड बहुत ही इल मैनर्ड प्रैक्टिसेस करते थे फार्मर्स के साथ, राइट। जमींदार्स वर वेरी वेरी ब्रूटल टुवर्ड्स दीज फार्मर्स, फाइन। अब बात करते हैं रिजल्ट ऑफ जमींदारी की। सो इट वाज दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैग्नेटेड, frequent families also cultivators were exploited by जमींदार्स, ठीक है।
तो बेसिकली आप देखेंगे कि बहुत एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। यहाँ एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं जमींदार्स को, ठीक है, कि वो क्या करें, इन कल्टीवेटर्स फार्मर से टैक्स को कलेक्ट करें, ठीक है। सो एक इंटरमीडिएटरी है बीच, मतलब इनका बीच का एक रोल है यहाँ पर, ठीक है। ब्रिटिशर्स एक स्टेट, एक मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है, एक गवर्नमेंट है, राइट। एंड फार्मर से इनको टैक्स लेना है, किसके थ्रू, जमींदार के थ्रू। और जमींदार बेचारे इन कल्टीवेटर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। एंड बेसिकली दे आर सफरिंग अ लॉट। उसके बाद फॉर मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स जमींदार कलेक्टेड एक्स्ट्रा टैक्स, उनसे एक्स्ट्रा टैक्स वो कलेक्ट करते थे, फाइन। राइस वीट शुगर एज टैक्स, और मतलब कि मतलब उनसे राइस लेंगे, वीट लेंगे, शुगर लेंगे। मान लो जो फार्मर है उसने क्रॉप प्रोड्यूस किया है तो उनसे 90% वो क्या करते थे, कई बार 80 to 90% टैक्स के रूप में ले लेते थे, उनके लिए 10% ही बचेगा, विच वॉज टोटली वेरी रॉन्ग। ये एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, उनको देना पड़ता था। तो क्या मतलब उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं फार्मर्स के पास, राइट। उसके बाद आप देखते हैं जब ये जमींदारी सिस्टम इफेक्टिवली इसने वर्क नहीं किया तो उसके बाद नेक्स्ट आया रैयतवारी सिस्टम। अब रैयतवारी सिस्टम में बेसिकली क्या था कि इन दिस सिस्टम देयर इज नो इंटरमीडिएटरी लाइक इन जमींदारी सिस्टम। यहाँ पर कोई भी अब जमींदार बीच में नहीं है, ठीक है। इन दिस सिस्टम लैंडलॉर्ड और फार्मर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स, ठीक है। इसमें सीधा लैंडलॉर्ड या फिर फार्मर है जो वो सीधा रिस्पॉन्सिबल होगा, उसने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, दैट इज ब्रिटिशर्स। देर वॉज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फार्मर्स, ठीक है। अब एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, राइट। ये आपका ब्रिटिशर्स है, ठीक है, एंड दिस इज योर फार्मर, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी आपका बीच में जमींदार या फिर कोई भी यहाँ पर लैंडलॉर्ड नहीं है, ठीक है, सीधा आपका ब्रिटिश विद योर फार्मर। नाउ मीनिंग ऑफ रैयत, रैयत का मतलब क्या होता है। दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल रैयत या रैयतवारी सिस्टम। Taxes were less, cultivation was more, so areas which practiced this became more productive and prosperous. तो मतलब in short ये जमींदारी सिस्टम से ज्यादा अच्छा था, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन कम था, अब यहाँ जमींदार एक्सप्लॉयट नहीं करते थे। Therefore there was less exploitation and was successful in some areas. उसके बाद आया आपका महलवाड़ी सिस्टम। अब बेसिकली यहाँ पर जो महलवाड़ी सिस्टम था उसके अंदर जो लंबरदार होगा, हेडमैन होगा विलेज का या फिर फैमिली का, ठीक है, वो सीधा ही क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा टैक्स के लिए, किसको देना उसको, अगेन ब्रिटिशर्स को, ठीक है। इट वॉज मच बेटर देन जमींदारी सिस्टम। दिस सिस्टम हैड मिक्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ रैयतवारी एंड जमींदारी, इसमें दोनों मिक्सचर था बेसिकली, ठीक है, क्योंकि जो लंबरदार है वही रिस्पॉन्सिबल है टैक्स पेमेंट के लिए। इन दिस सिस्टम लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू महल, महल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वन और मोर विलेजेस, ठीक है। सो बेसिकली जो महल है वो एक या दो विलेजेस का एक मतलब एक्यूमुलेशन था, फाइन। एंड यहाँ पर अब इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, ठीक है, यहाँ पर जो जेन्युइनली जो टैक्स होगा वही दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को, ठीक है। एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फार्मर्स थे उनको एक्सप्लॉयट नहीं किया जाता था, राइट। सो ये हुई बात महलवाड़ी सिस्टम की। तो हम बोल सकते हैं कि महलवाड़ी सिस्टम वाज मच बेटर देन अदर टू प्रीवियस सिस्टम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो कि है लैंड रिफॉर्म्स, राइट। अब ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द टाइम जस्ट शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच other part that is very very important. So for the time keep watching all the lectures and do not forget to subscribe Passion Studies. Thank you so much.